आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्ट ग्रामणी इनका जीवन परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो जीवन परिचय है ये इतिहास के पन्नों से संकलित करके एक संशोधन के रूप में अलग अलग साहित्य से उठाकर, इतिहास के उन सारे संशोधनों से उठाकर और इतिहास में दर्ज दस्तावेजों से उठाकर ये भंते डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी ने इकट्ठा किया है और ये उन्हीं का संशोधन है जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पिछली कड़ी में कि दुष्ट ग्रामणी और उनका भाई तिष्य, रानी विहारा महादेवी और भिक्षु संघ ये सब मिलकर अब वहां से लौटे हैं जहां तिष्य की वो जो दुष्टता थी उसको माफ कर दिया गया और अब सब लोग मिलकर इकट्ठे हैं और खेती किसानी पर वो ध्यान दे रहे हैं और कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा इस पर वे केंद्रित है। लिखा यह गया है कि ये सारी तैयारी जो है वो अगले किसी युद्ध के प्रयाण की तैयारी है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि मृत्यु के कुछ ही समय पूर्व काकवर्ण तिष्य ने, काकवर्ण तिष्य मतलब ग्रामणी के पिता, तो काकवर्ण तिष्य ने सेरुविल राज्य पर अधिकार कर लिया था और वहां के शासक शिव को उसके अधीनता उसने स्वीकार कर ली थी। जब दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे तो एलार की सेना ने महावेली नदी के रोहण भाग पर अधिकार कर लिया था जो काकवर्ण के राज्य की सीमा में था। जब ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे तो उधर एलार ने इस पर आक्रमण करके जो काकवर्ण की सीमा के अधीन था, यानी कि महावेली नदी के इस पार का जो हिस्सा था जो इनके कब्जे में था, इस पर उसने अधिकार जमा लिया था। तो दोनों भाइयों को लड़ाना एलार के चरपुरुषों का ही कार्य था। तो इसलिए ये जो सारी राजपाट पर आक्रमण करना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना, किसी का राज्य अपने हिस्से में जोड़ लेना, इस तरह की ये जो बातें उस वक्त में चल रही थी, उसी वक्त का उस राजशाही का वो जो एक एक भूभाग पर कब्जा करने वाली बात थी। तो एलार उधर जाते थे, उधर का हिस्सा, इधर जब महावेली नदी के साथ उनकी सीमा बंधी हुई थी तो बावजूद इसके वे काकवर्ण के राज्य में आकर उन्होंने उसके कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। तो अब देखिए कि कुशलान कंद यानी कि बेटिकोला का शिलालेख जो है वो रोहन इतिहास के संबंध में दो वंश परंपराओं का उल्लेख करता है। रोहन का जो इतिहास है, ये रोहन का इतिहास शिलालेख पर अंकित है और वो दो वंश परंपराओं की बात रखता है। यह लेख मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में है और उसके अनुसार उपराज नाग का पुत्र राजअभ है और उसका पुत्र था ग्रामणी तिष्य। यदि हम उपराज नाग को उपराज महानाग समझे, जैसे कि उपसर्ग महान नाम के साथ वैकल्पिक है, तो काकवर्ण के पिता अभय की पहचान गोठ्ठाभय से होती है। यह थोड़ा सा उनकी वंशावली से जुड़ी हुई बात है। तो इसलिए यदि हम काकवर्ण के पिता अभय को अगर देखें तो उसकी जो पहचान है वो गोठ्ठाभय से होती है और गोठ्ठाभय महानाग का पुत्र था, न कि अट्ठाल तिष्य महानाग का। तो इस प्रकार गोठ्ठाभय अट्ठाभय तिष्य का भाई नहीं था बल्कि पुत्र था। और यह बात अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से मिलती है। इतिहास में भी इतिहासकारों ने इसे अलग अलग तरीके से लिखा है और कहा है। तो इन चीजों को हमें भी इसी तरह से समझ लेना चाहिए। अब देखिए, पाली में रूपांतर करने के पहले ऐतिहासिक लेख प्राचीन सिंहल भाषा में था और भाई के लिए बत गलती से पुत पढ़ा गया होगा। इस तरह से पुत को बत कहा गया या फिर पढ़ा गया, इस तरह की बात इतिहासकार भी मानते हैं कि ऐसा हो गया होगा और इसलिए ये भाई को पुत्र बता दिया गया। तो कुशलान कंद शिलालेख के अनुसार, जैसा कि महावंश में लिखा गया है, नाग या महानाग को उपराज का पद दिया गया था और ऊव प्रदेश के कोल्ला देणीय गुहाभिलेख के अनुसार
गुफा ऐना के राज्यकाल में संघ को प्रदान की गई थी। इस प्रकार नाग अनुराधपुर के राजा का आधिपत्य स्वीकार न कर रोहन में राज्य करता था और प्राचीन सामग्री के अनुसार नाग ही महानाग था। जो प्राचीन सामग्री मिलती है उसके अनुसार नाग ही महानाग था। तो कुसलान कंद शिलालेख में अभय राजा का ही पर्याय है, अर्थात गोठ भय यानी कि गोठ राजा, किंतु कोटा दैमुहल शिलालेख में इसी को शासक अभय कहा गया है। तो अलग अलग शिलालेखों में जो उल्लेख मिलता है उसमें यही बात मिलती है, और ये सारे शिलालेख जो है ये उस वक्त के हैं। तो पुनः कुसलान कंद लेख में काकवर्ण के साथ ग्रामणी तिष्य पद का उल्लेख किया जाता है, जैसा कि महावंश में कहा गया है। तो ग्रामणी पद काकवर्ण तिष्य का ग्रामणी तिष्य कहलाने का भी यही तात्पर्य रहा होगा, क्योंकि इन्हें भी ग्रामणी तिष्य कहा गया। तो कल्लुडुपोतान यानी कि बेंटिकोला के गुहाभिलेख में अभय के पुत्र के शासन के संबंध में उल्लेख आता है, और इस लेख में अभय गुट्ठाभय के लिए भी आता है। तो उसके पुत्र के लिए आया काकवर्ण, यद्यपि नाम नहीं दिया गया है। तो कोटा दैमुहल शिलालेख में काकवर्ण के लिए अय पद का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार रोहन कुमार महानाग और उसके उत्तराधिकारी को शिलालेखों में अय, रज और गमनी कहा गया है। वे कभी महरज नहीं कहलाए, महरज होते तो फिर महाराज कहलाते। और जैसे कि मिहिंतले के शिलालेखों में देवानाम प्रिय तिष्य के छोटे भाई उत्तीय के लिए कहा गया है, उनके राज्यकाल से ज्ञात होता है कि वह किसी का भी प्रभुत्व स्वीकार न कर शासन करते रहे, और विधिवत संस्कार न हुआ रहने के कारण शायद उन्होंने महरज पद का इस्तेमाल नहीं किया। किंतु तीसरी व चौथी सदी के शिलालेख में तथा साहित्य में यट्ठालय तिष्य, गोठाभय तथा काकवर्ण तिष्य महाराज कहलाए गए हैं। तो इस तरह से इतिहास में भी, शिलालेखों के उल्लेख में भी, और जो अभिलेख उस वक्त के मिले उसमें भी, और उस वक्त के जो अन्य धार्मिक साहित्य मिलते हैं उसमें भी इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहीं किसी और नाम से, कहीं किसी और नाम से मिलता है, लेकिन सब नाम एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं। इतिहासकारों ने इस वंशावली को एक विशिष्ट कड़ी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें भी दो राजवंशों का उल्लेख मिल रहा है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि दुष्ट ग्रामीणी ये अपने इस पूरे सफर में आगे कैसे बढ़ा। ये तो हुई उनके दुष्ट ग्रामीणी के उस वंश की बात जिस वंश से वे आते हैं। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात में आपसे पुनः मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।